हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से सक्सेसफुल एकेडमी में। तो गाइस, आपको पता ही है, पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि यूपी लेखपाल 2020 से संबंधित जो टारगेट बैच हमारा है वो स्टार्ट हो चुका है और इसके सिलेबस के बारे में सनी सर आपको पहले ही इंट्रोड्यूस करा चुके हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, फिर से आपको रिपीट कर दूं कि यूपी लेखपाल में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको अपनी एक सीट रिजर्व करके रखनी है, तो आप इन दो सब्जेक्ट को नहीं भूल सकते हो, हिंदी प्लस ग्राम समाज एंड विकास, ग्राम समाज और ग्राम विकास। ये दो सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन करवाएंगे यूपी लेखपाल में। और अगर हम बात करें, आपको तो पता ही है, हिंदी का पूरा एक पोर्शन रहता है 25% का, ग्राम विकास का 25% का पूरा रहता है एक। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो मैथ, इसका भी 25% का रहता है। और हो सकता है इस बार मैथ में रीजनिंग को ऐड किया जाए, हो सकता है 10 और 15 का मिक्सअप रहे, यानी मैथ के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस बार जो सिलेबस रहेगा। और इसके अलावा बात करी जाए तो आपका जो जीएस होगा वो भी 25 में रहेगा। और जीएस में तो आपको पता ही है, पॉलिटी, जीएस में भी आपको बता देता हूँ, पॉलिटी प्लस यूपी जीएस, इकोनॉमिक्स आपका बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो ग्राम विकास का भी एक टॉपिक है और साथ में वो जीएस में भी अलग से आएगा। तो इकोनॉमिक्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी क्लास भी बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा बात करी जाए तो जियोग्राफी से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो हिस्ट्री, सनी सर वैसे भी हिंदी का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत जल्दी ही वो हिस्ट्री का क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा बहुत हिंदी की वीडियोस अपलोड हो जाएं, उसके बाद फिर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये सब चलता ही रहेगा। तो गाइज, आप देख सकते हो कि अगर ग्राम विकास में आप कवर कर पाए, यहाँ पर आप अगर 25 क्वेश्चंस में से अगर मिनिमम 18 क्वेश्चन ही सही कर पाए, मैं तो कहता हूँ 16 से लेकर 18 के बीच आप बिल्कुल सही कर पाए, तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोकेगा। और हिंदी गाइस अगर आप पढ़ोगे ना तो हिंदी गलत होने वाली नहीं है। मैं तो इतना कहता हूँ कि आप 25 में से यहाँ पर 23 और 24 क्वेश्चन करके आओगे हिंदी में। और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, उस एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी पहलुओं को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए गाइज मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ। और हमारी सक्सेसफुल टीम ने भी बिल्कुल वही जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका एनालिसिस किया है, और उसी बेस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके यूपी लेखपाल 2020 के एग्ज़ाम में। तो हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, सनी सर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा ग्राम विकास आज से ही हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आज हम समझेंगे ग्राम विकास का, हमें कैसे पढ़ना है, कैसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं ग्राम विकास को। तो ये आपका सिलेबस है यूपी लेखपाल 2020 का। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आज अपना ग्राम समाज एवं ग्राम विकास। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं ग्राम समाज और ग्राम विकास का आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। गाइज, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। मैं आप सभी से दो बातों पर गौर करने के लिए कहूँगा, उन दो बातों पर आप ज़रूर ध्यान दें। तो पहली बात तो गाइज ये है कि आपको क्या करना है। ग्राम विकास तो स्टार्ट हो ही रहा है, क्लास 1 है आज आपकी, लेकिन ये दो बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहली तो आपको क्या करना है, और दूसरी बात तो है कि मैं क्या करूँगा। ये दो बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है, तो आपको केवल दो काम करने हैं। पहला काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला काम आपको ये करना है कि आपको नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नोट्स। अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है नोट्स बनाने के लिए तो आज ही लाइए, और अगर आपके पास रखा है तो आज से ही नोट्स बनाना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो नोट्स ज़रूर बनाना है। इसके अलावा दूसरा काम आपको क्या करना है गाइस? तो दूसरा काम आपको ये करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है।
ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, वीडियो को 2 मिनट देखने के बाद स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर तब हो पाती हैं जब हम वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो आप ये 2 काम करिएगा। बाकी काम मैं क्या करूँगा, तो मैं ये करूँगा कि ग्राम विकास का और ग्राम समाज का जितनी भी थ्योरी होगी, बेसिक से लेकर लास्ट तक जितनी भी थ्योरी होगी, मैं आपको कवर कराऊंगा। फुल थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। पहला काम तो मैं ये करूंगा, और दूसरा काम हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया लगता रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या नहीं आते हैं। तो गाइज आपको ये ज़रूर याद रखना है कि नोट्स और वीडियो को लास्ट तक, बाकी फिर मैं कर ही लूँगा, आप समझदार तो हैं ही। तो ठीक है गाइज, फिर हम स्टार्ट करते हैं ग्राम विकास और ग्राम समाज को। ग्राम समाज और ग्राम विकास की गाइज मैं बात करूं तो आपके यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम से अकेला संबंधित नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूपी लेखपाल में ही इसका प्रयोग होगा। आपका चकबंदी का एग्ज़ाम हो गया हो या आपका समाज कल्याण विभाग के एग्ज़ाम हो, बहुत सारे एग्ज़ाम जो यूपी SSSC के होते हैं उनमें ग्राम समाज और ग्राम विकास से क्वेश्चन आते हैं। तो यूपी लेखपाल के अलावा और बहुत सारे एग्ज़ाम में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो चलिए गाइज, हम पहले तो समझते हैं कि ग्राम विकास एवं ग्राम समाज है क्या। तो ग्राम समाज एवं ग्राम विकास, इसको पहले हम समझेंगे कि वास्तव में है क्या। गाइज आपने देखा होगा नदियों का विकास, आपने देखा होगा पर्यावरण में सुधार, ये सब काम कौन करता है। अगर नदियां गंदी हो गई हैं तो इन्हें साफ कौन करेगा, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है तो इन्हें कौन साफ करेगा, इनके लिए कौन योजनाएं बनाएगा। तो आपने देखा होगा इसके लिए भी तो विभाग बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। पर्यावरण मंत्रालय काम करता है, नदी जल संसाधन मंत्रालय काम करता है, जो इसके लिए काम करे, इनके विकास के लिए काम करे, पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है उसको रोकने का काम करे। अगर आपने देखा होगा गाइज, इलेक्ट्रिसिटी सबके यहाँ आती है, विद्युत, तो इसको संभालने का काम कौन करता है, कौन सैलरी पे करता है गाइस, कौन आपके यहाँ जो लाइंस होती है उनको घर घर तक पहुँचाता है, कौन सुधारता है ये सब। तो इसके लिए भी एक मंत्रालय बनाया गया है, विद्युत मंत्रालय। कितने एग्जाम्पल गाइज मैं आपको दूँ, रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, कितना सारा जो वर्कर्स है उसमें काम करते हैं, उनकी सैलरी पे होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो आप देखते हो इसके लिए भी क्या बनाया गया है, भारत सरकार के द्वारा रेल विभाग या रेल मंत्रालय काम करता है या नहीं करता है, बिल्कुल करता है। तो ऐसे ही ग्राम समाज एवं ऐसे ही गाइज ग्राम समाज और ग्राम विकास, इन सब मुद्दों पर काम कौन करेगा। ग्राम समाज एवं ग्राम विकास की जो अवधारणाएं हैं उनके ऊपर कौन काम करेगा। अगर यहाँ पर कोई समस्या आती है, अगर कोई बाढ़ आ जाती है, मान लीजिए किसी विवाद हो जाता है भूमि को लेकर के, तो इन सभी मुद्दों पर कौन काम करेगा। तो इसके लिए भी तो हमें एक विभाग बनाना पड़ेगा। तो ग्राम समाज एवं ग्राम विकास के लिए एक विभाग बनाया गया है जो इनकी अवधारणा के लिए काम करता है, ग्राम समाज और ग्राम विकास। तो वो विभाग है गाइज राजस्व विभाग। उस विभाग को हम क्या बोलते हैं, राजस्व विभाग, या हम इसको इंग्लिश में रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग या रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले आप समझिए राजस्व होता क्या है। राजस्व के बारे में अगर आप समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि आगे हमें राजस्व विभाग में क्या क्या पढ़ना है। तो राजस्व क्या होता है, सबसे पहले हम यही जानते हैं। तो गाइस राजस्व को मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि राजस्व होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी काम करती है, वहाँ पर वर्कर्स होते हैं, कच्चा माल आता है, सामान बनता है और फिर सप्लाई होता है। तो वहाँ से जो इनकम होती है तो कंपनी को क्या होती है, उसकी प्राप्ति होती है, अर्निंग। कोई कंपनी का कोई CEO होगा या कोई अकाउंटेंट होगा, उसकी हिस्ट्री पूरी रखता होगा कि इतना पैसा आ रहा है। तो जो भी आता है हम क्या बोलते हैं उसको, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का राजस्व, कंपनी का राजस्व, या कंपनी ने जो भी संप्राप्ति प्राप्त करी है धन के रूप में, वो राजस्व कहलाती है। ऐसे ही गाइज सरकार के द्वारा प्राप्त की जाने वाली
सरकार के द्वारा प्राप्त की जाने वाली जो भी राशि होती है या जो भी संप्राप्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? राजस्व बोलते हैं। राजस्व, वो भी किसका राजस्व? सरकार का राजस्व या गवर्नमेंट रेवेन्यू बोलते हैं। तो अब राजस्व को जुटाने के लिए, राजस्व का हिसाब किताब रखने के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? राजस्व विभाग या रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोला जाता है। अब विभाग ऐसे तो बनता ही नहीं है, विभाग के अंदर काम करने के लिए अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, कर्मचारी होंगे, उनसे मिलकर एक पूरा विभाग बनता है। तो उसी के बारे में हम समझने वाले हैं कि राजस्व विभाग कैसे काम करता है और किन किन पहलुओं पर, किन किन चीज़ों पर इसके जो होते हैं अधिकार होते हैं, उन सभी पहलुओं को आज हम जानते हैं। तो चलिए गाइस हम जानते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के बारे में। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग कैसे काम करता है, इसके कितने अंग हैं और किन सदस्यों के द्वारा ये बनता है, हम सभी पहलुओं को जानते हैं। तो गाइस स्ट्रक्चर से सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं बना देता हूँ। तो हम जानते हैं राजस्व विभाग के कितने अंग हैं। तो इसके हैं कुल 5 अंग या 5 भागों में ये विभाजित है। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपका यहीं से बन गया कि राजस्व विभाग कितने अंगों में बटा हुआ है या उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के कितने अंग हैं। तो आपको बताना है कुल 5 भागों में या 5 अंगों में विभाजित है। तो बात करें इसके पहले अंग की, तो इसका जो पहला अंग है वो है राजस्व परिषद। राजस्व परिषद गाइस नोट्स बनाते चलना, अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे तो आधी चीज़ें तो आपको अभी से याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर पीडीएफ फाइल तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, 1-2 वीडियो अपलोड होंगे उसके बाद। बात करें इसके दूसरे प्रमुख अंग की, तो इसका दूसरा प्रमुख अंग है चकबंदी आयुक्त। इसका दूसरा प्रमुख अंग है चकबंदी आयुक्त। इसका तीसरा प्रमुख अंग है, बात करें राहत आयुक्त, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बात करें चौथे अंग की, तो इसका चौथा अंग है, चौथे अंग की अगर हम बात करें न्यायिक भूमि अध्यापति उत्तर प्रदेश, इसका ये चौथा अंग है। बात करें अगर 5वें अंग की, तो 5वां अंग है प्रमुख संपादक, जिसे हम जिला गजेटियर भी बोलते हैं। यहां पर मैं कोष्टक में लिख देता हूं जिला गजेटियर। तो ये प्रमुख अंग हैं किसके? राजस्व विभाग के। तो पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। राजस्व विभाग कितने भागों में बटा हुआ है? तो 5। राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, न्यायिक भूमि अध्यापति, सॉरी यहां पर न्यायिक की जगह निदेशक भूमि अध्यापति आप ऐड कर लेंगे, निदेशक भूमि अध्यापति, निदेशक भूमि अध्यापति और प्रमुख संपादक जिला गजेटियर, 5 अंगों में विभाजित है। अगर हम बात करें राजस्व विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है गाइस जो सबसे आगे लिखा हुआ है राजस्व परिषद, रेवेन्यू काउंसिल, जो कि राजस्व विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते भी हैं। देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। पहला तो यही बनेगा कि राजस्व विभाग का आधारभूत ढांचा कौन कहलाता है, तो आपको बताना है राजस्व परिषद कहलाता है। और अगर यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, राजस्व विभाग की रीढ़ की हड्डी कौन सा अंग कहलाता है, तो राजस्व परिषद कहलाता है, बैकबोन ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अगर बात करें यहां पर मौलिक इकाई कौन सी है इसकी, तो राजस्व परिषद। तो बात करें तो राजस्व विभाग का लगभग 90% जो प्रशासनिक कार्य है वो राजस्व परिषद के द्वारा ही रेगुलेटर किया जाता है, इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट विभाग है राजस्व परिषद। हम स्लोली सभी विभागों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम चकबंदी आयुक्त के बारे में जानेंगे, फिर राहत आयुक्त के बारे में भी हम पढ़ेंगे, निदेशक भूमि अध्यापति उत्तर प्रदेश के बारे में भी हम पढ़ेंगे, प्रमुख संपादक जिला गजेटियर के बारे में भी हम गाइज पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे राजस्व परिषद के बारे में। तो चलिए गाइज हम जानते हैं राजस्व, तो आइए हम जानते हैं राजस्व परिषद के बारे में। गाइज अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि राजस्व विभाग के कितने अंग होते हैं। तो राजस्व विभाग के अंगों के बारे में हमने पढ़ा, कुल कितने होते हैं? 5 प्रमुख अंग होते हैं। अगर बात करी जाए इन 5 अंगों में सबसे प्रमुख अंग कौन सा है, तो मैंने आपको भी बताया ही है। इनमें से प्रमुख अंग है आपका राजस्व परिषद और यही हम पढ़ने वाले हैं। अगर बात करी जाए इन 5 अंगों के हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, तो 5 अंगों के जो मुख्यालय, 5 विभागों के जो मुख्यालय हैं वो आपके हैं लखनऊ में। आपको अलग से कोई मुख्यालय याद नहीं करना है, इन सभी का प्रशासनिक हेडक्वार्टर जो है वो आपका
यूपी की कैपिटल लखनऊ में है। तो आप याद रखेंगे राजस्व विभाग के अंग कितने हैं? 5। प्रमुख अंग कौन सा है? राजस्व परिषद या रेवेन्यू काउंसिल। इन 5 अंगों के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? तो लखनऊ। आपको एक एक करके भी पूछा जा सकता है कि राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ। अगर प्रशासनिक और न्यायिक पूछा जाए तो उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम राजस्व विभाग के बारे राजस्व परिषद के बारे में। राजस्व परिषद, सबसे पहले गाइस हम राजस्व परिषद की पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। तो राजस्व परिषद जो है 1831 में इसको स्थापित किया गया था और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है 1831 में। और दूसरा यहाँ पर एक और बन सकता है कि स्थापना कहाँ हुई थी? तो स्थापना आपकी हुई थी इलाहाबाद में। कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद। आजकल इलाहाबाद को हम किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से। तो ऑप्शन में अगर इलाहाबाद होता है तो इलाहाबाद, नहीं तो इसका जो नया नाम रख दिया गया है वो है प्रयागराज। तो राजस्व परिषद स्थापित हुआ 1831 में। कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में। और नया नाम क्या हो गया? प्रयागराज में। अगर बात करेंगे इस राजस्व परिषद के बारे में तो ये महत्वपूर्ण अंग तो है ही, लेकिन अगर बात करें राजस्व न्यायालयों में ये सबसे बड़ा न्यायालय भी है। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो वर्तमान समय में 2333 राजस्व न्यायालय कार्यरत हैं। परेशान नहीं होना है, राजस्व न्यायालय के बारे में भी आने वाली वीडियोस में मैं जिक्र करूंगा कि राजस्व न्यायिक कार्य कैसे संपन्न होते हैं और राजस्व न्यायालय होता क्या है, इनके कार्यों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो राजस्व परिषद जो है वो राजस्व न्यायालयों का सबसे बड़ा न्यायालय है। कितने राजस्व न्यायालय कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश में? 2333। और इनमें सबसे उच्च राजस्व न्यायालय कौन सा है? तो वो है आपका राजस्व परिषद। तो इसको हम बोलेंगे कि राजस्व न्यायालयों में सबसे बड़ा न्यायालय। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि राजस्व न्यायालयों में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो राजस्व परिषद है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्व न्यायालयों में सबसे बड़ी न्यायिक इकाई क्या है? तब भी आपको बताना है राजस्व परिषद। अच्छा, सबसे छोटी न्यायिक इकाई कौन सी है राजस्व न्यायालयों में? अगर ये पूछ दिया जाएगा इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोज़ में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ राजस्व न्यायालयों में सबसे बड़ी न्यायिक इकाई आपकी है राजस्व परिषद। ये तो मैं बता ही चुका हूं। और अगर सबसे छोटी न्यायिक इकाई की बात करें तो नायब तहसीलदार ये सबसे छोटी न्यायिक इकाई होती है राजस्व न्यायालयों की। तो आप इसको याद रखेंगे, सबसे छोटी न्यायिक इकाई नायब तहसीलदार और सबसे बड़ी न्यायिक इकाई तो राजस्व परिषद। गाइस अगर बात करें तो राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों की सबसे बड़ी न्यायिक इकाई है। और बिल्कुल जैसे आपका उच्च न्यायालय कार्य करता है, आपने देखा होगा उच्च न्यायालय के जितने भी निर्णय होते हैं वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। कैसे होते हैं? बाध्यकारी होते हैं, मानना ही पड़ता है अगर हाईकोर्ट कोई निर्णय देता है। तो ऐसे ही राजस्व परिषद के द्वारा जो भी न्यायिक निर्णय दिए जाते हैं गाइज, वो सभी जो निचले स्तर पर राजस्व न्यायालय होते हैं उनको मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि राजस्व परिषद के द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णय बाध्यकारी होते हैं। किन के लिए बाध्यकारी होते हैं? जो निचले राजस्व न्यायालय होते हैं। तो हमने राजस्व परिषद की पृष्ठभूमि पर नजर डाली। हमने आपको बताया कि तो गाइस आज हमने समझा राजस्व विभाग के बारे में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमने जाना, राजस्व परिषद के बारे में हमने समझा, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमने आज जाना। गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे राजस्व परिषद की संरचना और उसके प्रमुख कार्यों के बारे में। हम जानेंगे कौन से अधिकारी किस पद पर नियुक्त होते हैं और राजस्व परिषद क्या क्या कार्य करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया एक ग्राम विकास का लेक्चर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का।